अच्छा जी, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि हम जो है मॉइस्ट हीट में जो प्रोसेसेस थे उसमें हमने कहा कि वाटर बॉयल करके हम कर सकते हैं। देन हमने कहा कि हम स्टीम यूज़ कर सकते हैं। स्टीम में हमने दो बातें कही कि हम स्टीम को हम प्रेशराइज स्टीम बना के या फिर विदाउट प्रेशर यूज़ कर सकते हैं। तो विदाउट प्रेशर में हमने कहा कि ये होता है टेंडलाइजेशन प्रोसेस, और वो मैंने आपको बता दिया जो 3 डेज़ का होता है। सक्सेसिव 3 डेज़ में हमने हीट करना होता है, फ्री फ्लोइंग स्टीम देनी होती है। हीट नहीं करना, फ्री फ्लोइंग स्टीम देनी है 100 डिग्री के ऊपर, और 30 मिनट्स उसका एक्सपोजर टाइम होता है, और ये स्पोर किलिंग में इफेक्टिव है टेंडलाइजेशन। अब हमने पढ़ना प्रेशराइज स्टीम। तो प्रेशराइज स्टीम जनरल, अब वो एक बात लिखी हुई है अल्केमो में कि गैस का जो प्रेशर है जब हम बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ये है इसका प्रिंसिपल कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अगर समझ नहीं आई तो इसमें आप ये देखो कि जब हमने वाटर को बॉयल करना होता है, वाटर होता है 100 डिग्री के ऊपर बॉयल। तो बॉयल कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट कब अचीव होता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर के। वेपर प्रेशर, जो वाटर से वेपर्स बन रहे हैं गैस स्टेट वाले, वो उनका प्रेशर होता है एक्सटर्नल प्रेशर, आम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब ये इक्वल होता है तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता है और वाटर बॉयल करता है, और वो होता है 100 डिग्री। 100 डिग्री उस टाइम टेम्परेचर होता है, तो हम उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट है ये वाटर का। अब जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर को इसको इक्वलाइज करने के लिए इसको इक्वल करने के लिए वेपर प्रेशर को भी बढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा। नॉर्मल जितने वेपर पहले बन रहे थे वो 100 डिग्री पे बन रहे थे एक्सटर्नल प्रेशर को इक्वल करने के लिए। अब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया, अब 100 डिग्री वाले तो इक्वल नहीं कर सकते। अब क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, साथ ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा वेपर बनेंगे, और वो ज़्यादा वेपर ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर को इक्वल करेंगे, तब जाके वहाँ पे जो पॉइंट होगा दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से हम प्रेशर बढ़ा के टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इस तरह से जब गैस का प्रेशर बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टाइम एक्सपोजर कम होता है। किसी भी चीज़ का स्टेरिलाइजेशन में टाइम एक्सपोजर कम होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। सॉरी, कम होता है, यहाँ पे कम का एरो लगाना था। सही है। अब हमारे पास एक, अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो वो ये कि 10 PSI मीन पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर 115 डिग्री स्टीम का हो जाता है, और 30 मिनट्स में स्टेरिलाइजेशन होती है। ठीक है। जब हम 15 PSI करते हैं तो टेम्परेचर होता है 121 डिग्री। दैट ये स्टैंडर्ड है, ऑटोक्लेव का स्टैंडर्ड ये सब कुछ है, टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम। तो 15 मिनट लगते हैं। और जब हम 30 PSI करते हैं, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, तो हमारे पास 134 डिग्री होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और 3 मिनट में स्टेरिलाइजेशन हो जाती है। तो आप देखो कि जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ, जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है साथ, लेकिन टाइम कम हो रहा है। सो प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, बट टाइम एक्सपायर कम होगा। ये याद कर लेना आप, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है, क्योंकि ये ऑटोक्लेव का स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, वो इसी टेम्परेचर पे वर्क करता है, 121 पे और 15 PSI प्रेशर पे। और उसमें ज़्यादातर 15 मिनट्स ही देते हैं, बहुत कम 15 से ज़्यादा देते हैं, लेकिन स्टेरिलाइजेशन के लिए 15 मिनट्स ही होते हैं। एक क्वेश्चन आता होता है कि स्टीम एज ए स्टेरिलाइजिंग एजेंट, पास्ट पेपर में ना एक क्वेश्चन आया हुआ PU के पास्ट पेपर में, कि स्टीम एज ए स्टेरिलाइजिंग एजेंट को एक्सप्लेन करें। तो उसमें आपने क्या लिखना है वो मैं बताती हूँ। स्टीम एज ए स्टेरिलाइजिंग एजेंट। अच्छा, इसमें हमारे पास ये है कि स्टीम के पास क्या दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एक होता है मॉइस्चर, मेरा ख्याल में पहले बता चुकी हूँ, और एक होता है उसके पास हीट होती है। मॉइस्चर क्यों ज़रूरी है? मॉइस्चर लेटेंट हीट ट्रांसफ़र होने के लिए ज़रूरी है। मॉइस्चर कंडेंस होता है जब अपरेटस के ऊपर, जिसको हम स्टेराइल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हीट ट्रांसफ़र होता है। जबकि हॉट एयर के केस में, यानी कि ड्राई हीट के केस में ऐसा नहीं होता। उसमें इतनी जल्दी कंडेंसेशन वाला काम नहीं होता। मॉइस्चर जो है ये कंडेंसेशन से हीट पेनिट्रेट भी ज़्यादा होती है, तो ये काम नहीं होता, इसलिए उसमें टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक ये प्रॉपर्टी होगी कि मॉइस्चर होना चाहिए, कंडेंसेशन और हीट ट्रांसफर। दूसरी बात है हीट, हीट ज़रूरी है। अब सैचुरेटेड स्टीम जो होती है ना, एक होती है सैचुरेटेड स्टीम, स्टीम एज स्टेरिलाइजिंग एजेंट में। स्टीम की दो प्रॉपर्टीज़ हो गई, सैचुरेटेड स्टीम, सैचुरेटेड
सैचुरेटेड स्टीम क्या होती है? जो स्टीम थर्मल एक्विलिब्रियम में हो विद वाटर फ्रॉम विच इट इज़ प्रोड्यूसिंग। अब थर्मल एक्विलिब्रियम क्या है बच्चों? थर्मल का मीन क्या होता है? हीट। और एक्विलिब्रियम जो बैलेंस होती है, मतलब इसका जो टेम्परेचर है, हीट यानी टेम्परेचर, इस स्टीम जो प्रोड्यूस हो रही है इसका जो टेम्परेचर है और वाटर का जो टेम्परेचर है दोनों का सेम होना चाहिए। ये है थर्मल एक्विलिब्रियम। और इस जब स्टीम का टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर दोनों का सेम होता है तो जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है उसे कहते हैं सैचुरेटेड स्टीम। अब सैचुरेटेड स्टीम की आगे 3 कैटेगरीज हैं। एक होती है मॉइस्ट वेट स्टीम, एक होती है ड्राई स्टीम, एक होती है सुपर हीटेड स्टीम। अब वेट स्टीम देखो, स्टीम आपको पता है इसमें मॉइस्चर होगा पहले। वेट स्टीम मतलब कुछ एक्स्ट्रा वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसके अंदर, तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। ड्राई मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है और इसमें भी वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होते। अब जो वेट स्टीम होती है इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिसकी वजह से स्टीम तो मॉइस्चर है ही, जिसने कंडेंसेशन करा के ये वाला काम करना है वो स्टीम कर लेगी। अब जो मॉइस्चर अंदर वाटर ड्रॉपलेट है जिसकी वजह से हम इसे वेट कह रहे हैं, ये काम ख़राब करते हैं। ये क्या करते हैं? मटेरियल को सोएक कर देते हैं, मटेरियल को गीला कर देते हैं। ठीक है, जब सोएक हो जाता है तो फिर जो ये वाली स्टीम मॉइस्चर ने पेनिट्रेट करना, कंडेंसेशन करनी थी, हीट ट्रांसफ़र करनी थी, वो काम नहीं होता। सोएक होने की वजह से पेनिट्रेशन भी नहीं होती, और पेनिट्रेशन से फिर आगे जब पेनिट्रेशन नहीं होगी तो फिर कंडेंसेशन और हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। सही है, मटेरियल सोएक हो जाता है तो फर्दर स्टीम पेनिट्रेशन मुश्किल हो जाती है, स्टीम पेनिट्रेट नहीं हो पाती उस मटेरियल के अंदर, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते इफ़ेक्टिवली। लेकिन इसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और ये सैचुरेटेड स्टीम ही होती है, मतलब इसका टेम्परेचर और जिस वाटर से ये प्रोड्यूस हुई है उसका टेम्परेचर सेम है, लेकिन ये क्या कर रही है, मटेरियल को गीला कर देती है जिससे पेनिट्रेशन नहीं होती। फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं, कॉटन है तो उसकी वो सोएक हो जाएगी, फिर पेनिट्रेशन नहीं होगी और फर्दर स्टेरिलाइजेशन नहीं होगी अच्छे से, हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होगा सही से। अब ड्राई में ये नहीं है केस, ड्राई में वाटर ड्रॉपलेट्स तो हैं ही नहीं, तो ये पेनिट्रेशन को अफेक्ट नहीं कर रही, इसकी पेनिट्रेशन पावर गुड है, अच्छी है। और जो सुपर हीटेड है, अब इसमें वाटर ड्रॉपलेट भी नहीं है और मॉइस्चर भी नहीं है, स्टीम वाला काम भी नहीं है। ये किस तरह की होती है? ये हॉट एयर की तरह की होती है, हॉट एयर। अब बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है तो ये नहीं हो रहा काम, कंडेंसेशन नहीं हो रही। सही है, इसमें ये होती है लेकिन मटेरियल सोएक हो जाता है तो पेनिट्रेट ही नहीं हो पाती, और फिर पेनिट्रेट नहीं हो रही तो फिर ये काम नहीं होता, इनिशियली होता है। ड्राई स्टीम में ये काम हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये बेस्ट है और ज़्यादा यूज़ भी ये होती है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। और जो सुपर हीटेड स्टीम है उसमें ना तो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं ना मॉइस्चर होता है, वो हॉट एयर की तरह होती है। और मैंने आपको बताया कि जो ड्राई एयर होती है, ड्राई हीट होती है ना, जैसे हमने मॉइस्ट हीट ड्राई हीट पढ़ा, ड्राई हीट में यही होता है कि ड्राई हीट में क्या होता है कि वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होता तो कंडेंसेशन और हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होता है। और दूसरी बात, सुपर हीटेड नाम से पता चल रहा है बहुत ज़्यादा हीटेड हुई होती है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब ये कैसे और क्यों बहुत ज़्यादा होता है मैं बताती हूँ। सुपर हीटेड में जो है वो कैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये प्रोड्यूस कैसे होती है? सबसे पहले जो मॉइस्ट स्टीम है वो वैसे ही है कि वाटर के ऊपर स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, साथ में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं। और ड्राई सैचुरेटेड कैसे होती है? वो भी वाटर के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है। कंडीशंस को कंट्रोल किया होता है। इसमें ड्राई सैचुरेटेड स्टीम कैसे है, सुपर हीटेड कैसे बनती है कि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम प्रोड्यूस हो गई वाटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, उसको हमने सेपरेट कर लेना है, वाटर से सेपरेट कर लेना है, वाटर की सरफेस के ऊपर से स्टीम अलग कर लेनी, वाटर अलग कर। अब उस स्टीम को किसी इनक्लोज कंटेनर में, कहीं बॉयलर में, उसके अंदर हमने उसको हीट करना है फर्दर, बट प्रेशर विल बी सेम, प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर नहीं बढ़ाना, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाते जाना है, हीट करते जाना है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस तरह से वो हो जाती है सुपर हीटेड। सुपर हीटेड में प्रेशर नहीं बढ़ता, जैसे मैंने बताया ना कि ये मॉइस्ट हीट के बारे में कि प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन इसमें हमने प्रेशर नहीं बढ़ाना तो सेम प्रेशर होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे जो थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी होती है ये वाली ड्राई स्टीम की, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर वो कम हो जाता है, इसीलिए मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी फर्दर डिक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब इसमें मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी नहीं है तो ये हॉट एयर की तरह होती है
और इसकी कंडेंसेशन पावर कम होती है, कंडेंसेशन हो ही नहीं पाती और फिर आगे से हीट ट्रांसफ़र नहीं होता। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम हमने प्रोड्यूस करा ली, उसको हमने सेपरेट कर लेना है और उसके बाद हमने उसको हीट करना है विद सेम प्रेशर। प्रेशर को चेंज नहीं करना, प्रेशर सेम रहेगा। जब हम हीट करते हैं टेम्परेचर बढ़ता है और ह्यूमिडिटी कम होती, मॉइस्चर कम होती है, तो वो हॉट एयर की तरह बन जाती है। हॉट एयर की तरह होने का क्या नुकसान है कि वो कंडेंसेशन नहीं कर पाती और हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ये यूज़ नहीं होती। ये नहीं होती यूज़। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है मॉइस्ट हीट की कैटेगरी में, आगे फर्दर कैटेगरीज़ है ना, सैचुरेटेड स्टीम और उसकी आगे 3 कैटेगरीज़, तो वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट इनफ है टू स्टेरिलाइज द मटेरियल। सो ये सुपर हीटेड में है ही नहीं, और जो है मॉइस्ट हीट उसके अंदर इतना ज़्यादा है कि वो मटेरियल को सोक कर देती है और पेनिट्रेशन पावर कम